और वापस लौटते हैं अन्ना के अग्निपथ पर। बुंदेला साहब, ब्रेक के पहले हमने बताया था कि 69% लोग, लगभग 70% लोग महसूस करते हैं कि अन्ना टीम को रामदेव के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप जबकि अब मंच साझा करने जा रहे हैं, अन्ना हज़ारे रामदेव के मंच पर जाएंगे। अन्ना हज़ारे ने आपके राजनीतिक दल बनाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस जनमत की जो राय है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अन्ना हज़ारे जी और उनकी टीम को जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं। अब फैसला बाबा रामदेव जी को लेना है कि वो इस आंदोलन को किस रूप में ले जाना चाहते हैं। काले धन को वापस लाने के लिए आंदोलन के रूप में ही स्वरूप में रखना चाहते हैं, अनशन और भूख हड़ताल करके वो इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। चुनाव में 2014 के में उनको अपनी भूमिका क्लियर करनी पड़ेगी, जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं, जो भविष्यवाणी की है अखिलेश जी ने। और ये अच्छा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अखिलेश जी ये भविष्यवाणी कांग्रेस के लिए भी किया करें। कांग्रेस बेचारी इतना खमियाजा उठाती है हर स्टेट में। अगर अखिलेश जी की भविष्यवाणी पे भरोसा कर लें तो कहाँ नुकसान होगा। जो सीटें जीतनी है उन्हीं पर चुनाव लड़ें। मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ, तो बाबा रामदेव जी को 9 अगस्त को तय करना होगा कि वो अन्ना हज़ारे जी के साथ आएंगे, इनकी टीम के साथ आएंगे या नहीं। आपने तय कर लिया है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं, ये तय कर दिया कि वो इस चुनाव में जाएंगे। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उसके साथ कोई तालमेल होगा? बनाएंगे तो उनको फिर उनको पहले पार्टी बनाने तो दीजिए मुकेश जी। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी हम प्रिजम्पशन कर लें कि वो क्या करेंगे और उसके बाद हमारा क्या फैसला होगा। ये तो दोनों के हक में नहीं है ना। बुंदेला जी देखिए, जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं, सबसे पहली शर्त अगर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति, सबसे पहली बात है कि बाबाओं से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ करते, ना ही राजनीति हुआ करती है। बाबा लोगों का अपना काम है, वो काम अगर वो अच्छी तरह करें। रंजना जी, मैं सुन लीजिए, आपको करता हूं इस बात का। इस देश में अगर ये देश चल रहा है केवल आस्था के नाम पर चल रहा है। नहीं जी, परिवर्तन अरे बाबा भी करेंगे, महिलाएं भी करेंगी, सारे लोग करेंगे भाई, सबको करना चाहिए। इस देश को बचाया है। अरे हमारी बहनें भी करेंगी, आपको भी करना चाहिए भाई। कैसे बात करें, किसी को अफगानिस्तान से ज्यादा भी खराब होता है। मौलवी नहीं होते तो इस देश अफगानिस्तान और तजाकिस्तान से भी खराब होता है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले, तभी तो। जी रंजना जी सुन लीजिए। नहीं, ये आप बाबाओं को क्रिटिसाइज मत करिए, हर बाबा एक जैसा नहीं है। रंजना जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आपने खट से बाबाओं का नाम ले दिया कि बाबाओं का विरोध करिए। मेरी बात नहीं, बात तो सुनिए ना। आप पे धैर्य नहीं है होता है। इस देश को चाणक्य ने बदला था। बुंदेला साहब, बाबा नहीं था। बुंदेला साहब रंजना जी का तर्क सुनिए। बातें कर रही हैं बुंदेला साहब, रंजना जी का तर्क सुन लीजिए पहले। जी रंजना जी, बुंदेला साहब को मैं सुनाऊंगा। ना तो महात्मा गांधी को किसी बाबा की जरूरत पड़ी, ना जयप्रकाश नारायण को किसी बाबा की जरूरत पड़ी। तो पहले वो बात अलग रखिए। दूसरी बात, जो व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का दल बनेगा, 50% उसमें महिलाएं होनी चाहिए, 50% उस राजनीति का हिस्सा महिला होनी चाहिए, 50% उस राजनीति के परिवर्तन के कार्यक्रम में महिला होनी चाहिए। स्वागत है, इसको कौन विरोध कर रहा है? आपका स्वागत है, आप आइए ना। और राजनीति नहीं, बिल्कुल गलत नहीं मिस्टर बुंदेला, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बाबा धर्म का काम करें। मुकेश जी, हमने अपना फैसला लिया है, हम कहाँ आप पर अपना फैसला थोप रहे हैं? नहीं, किसी परिवर्तन की राजनीति। अरे लेकिन ये तो आप कह रही हैं, हमने कहा ये फैसला लिया कि महिलाएं नहीं होंगी, हम ही तय करेंगे जो कुछ तय करेंगे। हमने कहा आप पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हैं। अखिलेश जी, हम आपके पास आते हैं। काजमी साहब की बात सुन लीजिए जरा। जी काजमी साहब, देखिए, मैं अपनी नहीं दिखाई पड़ी, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, आपने 50% की बात कह के हमें गौरवान्वित किया। और बुंदेला साहब को कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम आपकी रूह में वो आंदोलन बसा हुआ है, हमारी रूह में पूरा भारत बसा हुआ है। हम इस भारतीय जो भारत की हमारी संस्कृति है, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम चले थे, होना तो ये चाहिए था कि हम सबको मिला के चलते, हम सबको मिला के चलते। कोई राजनीतिज्ञ हो, किसी भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो और कितनी पार्टियां हो, हमें चाहिए ये था कि ऐसी व्यवस्था बनाते कि अच्छे कानून आ जाते, मुल्क के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाती। ऐसे मौके के ऊपर जब देश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए। समून साहब, नहीं, समून साहब, एक मिनट जरा, ये बात कहना चाहता हूं मैं कि अराजकता के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जब
जब जब भी फैसले लिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ जी अखिलेश जी, क्या ये कोई उद्योग थोड़ा ही है कि अनशन को अखिलेश जी, बार अनशन कोई फैशन हो गया मुकेश जी? और फिर दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ मैं एक जी जी ये भाई चुप हो जाए। मुकेश जी मौका दीजिए मुकेश जी जी अखिलेश जी, जो अखिलेश जी जी अखिलेश जी, ये जो भ्रष्टाचार, एक मिनट जी जी बोल रहा हूं मैं, ये जो भ्रष्टाचार काज़मी साहब, ये सिर्फ काज़मी, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है मुकेश जी, ये सिर्फ राजनीतिक या कानूनी नहीं है। भ्रष्टाचार से कौन नहीं लड़ना चाहता है, कौन नहीं समाप्त करना चाहता है? जो भी दल है, जो भी व्यक्ति, वो हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन सिर्फ कानून से या पॉलिटिक्स से नहीं समाप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा सोशल रिवोल्यूशन भी लाना पड़ेगा, उसकी भी इसमें ज़रूरत है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि सिर्फ कानून बना देने से, एक बिल ला देने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, तो क्या अभी कानून हर चीज़ के लिए नहीं है? क्या वो चीज़ें रुक गई हैं? तो ये एक व्यापक चीज़ है। जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस में भ्रष्टाचार पे जाते हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे कितने प्रभावी चुनाव में होते हैं, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक सोशल चेंजेज या सोशल एक्टिविटीज इसमें इस भ्रष्टाचार को ला करके समाज को हम निर्माण नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार को सिर्फ कानून और राजनीतिक दायरे से पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। जी जी ये तो खैर कांग्रेस के एजेंडे में भी होना चाहिए। लेकिन बुंदेला साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जब रामदेव मोदी के साथ खड़े होकर उनको सही ठहराते हैं, उन्हें कहते हैं कि गुजरात में कोई भ्रष्टाचार नहीं, सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप खड़े होंगे तो विश्वसनीयता तो कम होगी ना? ये जनमत सर्वेक्षण भी यही कह रहा है। इन लोगों को तो गुजरात से शुरुआत कर देनी चाहिए चुनाव लड़ने की, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। गुजरात बेस्ट प्लेस है, अन्ना साहब की टीम को बुंदेला साहब की शुरुआत करनी चाहिए। लगता है बुंदेला साहब हमारी। अखिलेश जी आप मुझसे सवाल करें जी हाँ, तौर पर ये इसकी जवाबदेही बाबा रामदेव की है। ये सवाल का जवाब बाबा रामदेव देंगे, हम लोग नहीं देंगे। काज़मी साहब तो हमारे मंच पर सब थे और सब रहेंगे। बाबा रामदेव जी क्यों गुजरात गए, उन्होंने क्यों ये कहा, ये उनका जवाब है, हमारा सवाल नहीं है और ना हमारा जवाब होना चाहिए। मैं सर एक बात कहना चाहता हूं आखिर में, बुंदेला जी मैंने तो ये कहा, बुंदेला जी मैंने तो ये कहा कि अन्ना साहब की टीम को गुजरात से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, गुजरात के चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेने चाहिए। वो दूसरी चीज, वो दूसरा पहलू। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। गिरिजा शंकर जी, रामदेव की राजनीति अलग चल रही है, अलग ढंग की राजनीति चल रही है, अलग लोग, तरह के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, अलग तरह के संगठन उनसे जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ अन्ना और उनकी टीम का रवैया बटा हुआ दिखता है रामदेव के सवाल पर। आपको लगता है कि जब जनमत सर्वेक्षण ये कह रहा 70% लोग कि साझा नहीं करना चाहिए, और हम मानते हैं कि इसी तरह की राय होगी, तो क्या ये मुफीद होगा अन्ना टीम के लिए? ये जनमत सर्वेक्षण की जो राय सामने आई है वो बहुत वास्तविकता के बहुत करीब है। अन्ना और रामदेव, इन दोनों के महत्वाकांक्षा, उनके काम करने की शैली, उनके मुद्दे, उनके साथ चलने वाले लोग, ये बिल्कुल ही अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों का साथ चलना, दोनों भी चाहें तो भी वो संभव नहीं प्रतीत होता, और इसीलिए लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि इन दोनों का साथ चलना संभव नहीं है। और यदि किसी तरह से भी ये दोनों साथ चलने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर किसी एक का लोप करना पड़ेगा। दोनों की अपनी पहचान बनाकर एक साथ चलना संभव नहीं हो पाएगा, ये लोग भी महसूस करते हैं। और जनमत सर्वेक्षण की जो राय है वो वही है जो हम और आप लगातार देखते, समझते, महसूस करते रहे हैं। इसी जनमत सर्वेक्षण में हमने रामदेव से जुड़ा एक और सवाल किया था, उसके नतीजे भी बता दें। अन्ना और रामदेव की तुलना भी होती रही है। ऐसे में हमने लोगों से ये सवाल भी पूछा कि आखिरकार दोनों में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कौन है, अन्ना हज़ारे या बाबा रामदेव? अब जवाब देखिए, बाबा रामदेव को सिर्फ 12% लोग कह रहे हैं कि वो विश्वसनीय हैं, जबकि 51% लोग अन्ना हज़ारे को भरोसेमंद बता रहे हैं, और 25% ऐसे लोग हैं जो दोनों को भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन 51% और 12%, ये दो बड़ा अंतर है विश्वसनीयता के मामले में। अब ये विश्वसनीयता अगर अन्ना रामदेव के साथ मिलते हैं तो माइनस में जाएगी या प्लस होगी? गिरिजा शंकर जी, फिर से एक छोटा सा जवाब।
जी, रामदेव जी की जो प्रतिष्ठा है या जो पहचान है वो मूलतः एक योग गुरु की है। उनको एक सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता के रूप में लोग स्वीकार नहीं करते, जबकि अन्ना हजारे को लेकर जो लोगों की जो उनका बैकग्राउंड रहा है और जो लोगों की मान्यता है वो ये है कि वो सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास अन्ना हजारे के पर अधिक है, रामदेव जी पर कम है। जी रंजना जी। जी हाँ, देखिए रामदेव जी का जो अपना योग का है, धर्म है, व्यवसाय है, ये सब कुछ एक मिली जुली रामदेव की तस्वीर है, जिसमें वो धर्म का भी करते हैं, योग का भी करते हैं और व्यवसाय भी चलाते हैं। लेकिन जो अन्ना हजारे हैं, अन्ना जी के प्रति समाज की परिवर्तन की शक्तियों की आस्था जुड़ी है। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, अन्ना हजारे और रामदेव इनकी जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी सोशल फैक्टर्स हैं, ये एक साथ जब आते हैं तो कहीं कहीं इनका मिलाव नहीं है, कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। राजनीतिक उनकी पहचान तो छोड़ ही दीजिए कि राजनीतिक पहचान में वो किसके साथ खड़े हुए, गुजरात गए और क्या किया, या लेकिन अन्ना जी के प्रति जो समाज में आस्था बनी है लोगों की, वो एक परिवर्तन के प्रति आस्था बनी है, धर्म, व्यवसाय और योग के प्रति आस्था नहीं बनी है। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाएगा तो अन्ना जी के आंदोलन का रामदेव जी के साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वो तो कहीं सिर्फ अगर भीड़ लाने के लिए जुड़ रहे हैं कि वो 9 लाख लोग ला सकते हैं या वो 10 लाख लोग ला सकते हैं, तो भीड़ तो 9 लाख तो एक एमपी को वोट देते हैं, एक पार्लियामेंट मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 लाख लोग होते हैं, तो उससे क्या मतलब निकलता है? उससे कोई, बल्कि परिवर्तन की लड़ाई जन जन में जाकर के लड़ने का काम इस समय परिवर्तन की शक्तियों को करना चाहिए, और वो जन आंदोलन के जरिए ही हो सकता है, वो राजनीतिक दल बनाकर नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल बनाकर लोकतांत्रिक राजनीति हो सकती है, वो अगर करने को तैयार है तो बिल्कुल ठीक है। जी अखिलेश जी। मुकेश जी, जब ये कमेटी बनी थी लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी, उस वक्त अन्ना साहब और रामदेव जी एक साथ थे, लेकिन जैसे कमेटी बनी, कमेटी में किस तरह से लोग रखे गए और उस पर दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और बाबा रामदेव जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, उससे दोनों लोगों की विचारधारा, दोनों लोगों की काम करने की शैली, दोनों लोगों के आपस के दूरी अंदर खाने में दिखी और वो अब दिखती जा रही है। ये एक पॉलिटिकल कंपल्सन है जो एक जिन लोगों की बैकिंग थी दोनों पर लोगों को, जिस पार्टी का जिन लोगों के कारण, उसी कारण से कुछ करीब करीब ये लोग दिखते रहे, लेकिन अब जब ये इलेक्टोरल प्रोसेस में आएंगे तो वो और दूर होते चले जाएंगे। वो उसकी कोई संभावना नहीं है कि ये लोग साथ कभी आ सकते हैं। ये दोनों लोग एक दल, दोनों दल अलग अलग बनाएंगे। हाँ, ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों लड़ेंगे। कौन सा अम्ब्रेला होगा वो? बीजेपी का 50-60 सीटें देगी इन दोनों लोगों को। अखिलेश जी तय करेंगे अम्ब्रेला कौन सा होगा। स्पष्ट कर दिया उन्होंने, बीजेपी का। ले लीजिए। अब मैं अपनी बात कहूं मुकेश जी, अगर आप मौका दें तो। आपको पूरा मौका दूंगा, एक ब्रेक लूंगा लेकिन मुझे मौका दें तो मैं अपनी बात कह दूं। आपकी बात रखेंगे हम एक ब्रेक के बाद।